Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 9th January 2024 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. आज जो हम न्यूज को डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहला जो केस है हमारा सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स रिमिशंस इन बिल्किस बानो केस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में जो जितने भी कन्विक्ट थे उनको उनकी जो रिमिशन थी जो गुजरात स्टेट ने दिया था उसको रिवर्ट बैक कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो डिस्कस करेंगे आखिर रिमिशंस और क्यों इसको रिवर्ट किया गया। सेकंड जो है इंडिया का नया हिट एंड रन लॉ, जो भारतीय न्याय संहिता में जो नया जो लॉ बना है उसके खिलाफ हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, थोड़ा समझेंगे आखिर मिसकंसेप्शन क्या है। एंड सेकंड लास्ट जो है वेस्ट बंगाल एंड इंक्रीजिंग चाइल्ड मैरिज केसेस। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली चाइल्ड मैरिज केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो समझते हैं आखिर रीजन क्या है और इससे क्या रिपरकेशन हो सकता है। चलिए न्यूज इन डिटेल में आते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स रिमिशंस इन बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जो जिनके सजा को रिमिशन कर दिया गया था उनको उन रिमिशन को कैंसिल कर दिया है और उनको वापस से जेल में जाने का ऑर्डर दिया है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर बिल्किस बानो केस था क्या, या कब का है ये। देखिए, बिल्किस बानो का इंसिडेंस जो था वो 2002 में हुआ था, गुजरात राइट के टाइम में। बिल्किस बानो जो लेडी थी उनका एक गैंगरेप हुआ था ड्यूरिंग दैट, मतलब वो जो गुजरात में जो दंगे हुए थे उस दंगे में बिल्किस बानो का रेप हुआ था और उनके तो करीब 2 महीने के बच्चों का शायद डेथ भी हो गई थी। सो द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द रिमिशंस ग्रांटेड टू 11 men convicted in the 2002 बिल्किस बानो गैंगरेप केस। बहुत ही बवाल हुआ था इस पूरे गैंगरेप के ऊपर में और बहुत ही अमानवीय घटना थी। इसमें द कोर्ट डिक्लेयर्ड द गुजरात गवर्नमेंट डिसीजंस टू रिलीज द कन्विक्ट एज इलीगल साइटिंग जुरिसडिक्शनल इश्यूज। तो इसमें उन 11 लोगों को जो गुजरात स्टेट ने, गुजरात की गवर्नमेंट ने उनके जो पनिशमेंट थी उसको रिमिशन कर दिया था। उस रिमिशंस को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित करते हुए उसको रिवर्ट बैक कर दिया। रिमिशन जैसे आप लोग को मालूम होगा कि रिमिशंस में होता क्या है कि जो कन्विक्ट होते हैं उनकी सजा का जो नेचर है वो तो सेम रहता है, बट 10 ईयर टाइम पीरियड होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, खत्म तो नहीं कम कर दिया जाता है। एंड दिस इज द रिमिशंस। यहाँ पर भी यही हुआ था। तो रिमिशंस में बेसिकली कंप्लीट एंडिंग ऑफ ए सेंटेंस एट ए रिड्यूस्ड पॉइंट एंड नेचर ऑफ द सेंटेंस रिमेन अनचेंज बट द ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड। ड्यूरेशन सिर्फ कम किया जाता है। इसमें कंडीशनल रिलीज होता है। ब्रीच ऑफ कंडीशनल रिलीज लीड्स टू कैंसिलेशन, मतलब कि अगर मान लीजिए जिस ग्राउंड पर उसको रिमिशन किया गया है अगर वो ग्राउंड वो ब्रेक करता है या वायलेट करता है तो वापस उसको रिमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। ये आपको पावर दिखता है आर्टिकल 72 के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में एंड आर्टिकल 166 गवर्नर के पार्डनिंग पावर में, आप देख सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर गवर्नर के पार्डनिंग पावर से बहुत ज्यादा होता है। अब ग्राउंड ऑफ रिमिशंस क्या क्या हो सकता है। देखिए, ग्राउंड ऑफ रिमिशंस बहुत सारे केसेस में हो सकता है, जैसे कि स्टेट हैज ए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड। हर स्टेट का अपना अपना सेंटेंस रिव्यू बोर्ड होता है जो एक्सरसाइज करता है पावर अंडर सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी। तो 432 क्लॉज क्लॉज 7 सब क्लॉज बी, ये पूरा एग्जैक्ट सेक्शन है। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है कि द कोर्ट मैंडेट ड्यू प्रोसेस इन रिमिशन डिसीजंस कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक द क्राइम सीरियसनेस, को एक्यूज्ड स्टेटस एंड जेल कंडक्ट। मतलब इन सब सारे कंडीशंस को देखकर ही उसको रिमिशन किया जा सकता है। और इसका एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन 5 स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर द कंसिडरिंग रिमिशंस। इसमें कहा यह गया था कि वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट सोसाइटी। मतलब आप उस ग्राउंड पर रिमिशन कर सकते हैं जहां पर अगर कोई क्राइम इंडिविजुअल एक्ट है होगा क्राइम का और इससे सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि ये जो गैंगरेप था ये सोसाइटी को फर्क पड़ता था। इसमें एक गैंगरेप हुई थी और 2 महीने के बच्चे की डेथ हुई थी उसमें। दूसरा, द लाइक्लीहुड ऑफ द क्राइम बीइंग रिपीटेड इन द फ्यूचर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्राइम फ्यूचर में हो जाएगा या वो इंसान फिर से वो क्राइम करेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह के कुछ भी थोड़ा भी पॉइंट रहता है तो उसको रिमिशन नहीं किया जाएगा। थर्ड जो है, वेदर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू कमिट ए क्राइम। क्या वो क्रिमिनल जो है जिसने वो क्राइम किया था क्या वो अभी भी उस पोटेंशियल में है कि वो फिर से वो क्राइम कर सके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ है तो फिर वापस से रिमिशन नहीं होगा। फोर्थ जो होगा, द पर्पज सर्व बाय कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन। क्या वो पर्पज सर्व हुआ है कि नहीं जिसके चलते उसको प्रिजन में रखा गया था। एंड लास्ट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कन्विक्ट फैमिली। कन्विक्ट की जो फैमिली है उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो इन सारे ग्राउंड्स को देखकर ही आप रिमिशंस दे सकते हैं।
हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था इसको रिवर्ट बैक करने का, ये 2-3 ग्राउंड पर इस सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित किया। सबसे पहले कहा कि ये जो केस था वो महाराष्ट्र के अंदर में हुआ था, हेंस गुजरात के पास इसका लीगल अथॉरिटी नहीं है कि उसको रिमिशन कर सके। तो एक तो इस ग्राउंड पर इसको इलीगल कह दिया गया कि आप नहीं कर सकते। और दूसरा कहा कि जो ग्राउंड जो हमने पॉइंट दिए थे उस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे गवर्नमेंट ने नहीं ध्यान दिया था, क्योंकि ना ही वो पर्सन्स के जो क्राइम करने की पोटेंशियलिटी कम हुई है या खत्म हुई है, ना ही वो जो रीजंस था उसको सर्व हुआ है कि वो आप जो कन्विक्ट जो थे वो जिसके लिए उनको रखा गया था वो कंडीशन सर्व नहीं हुई है, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट फैमिली की भी वैसी खराब नहीं है। तो इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस डिसीजंस को या इस रिविजन्स को रिवर्ट बैक कर दिया। देखिए, ये जो रिवीजन था सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्राइम और रूल ऑफ लॉ एक संग नहीं चल सकता, देन रूल ऑफ लॉ नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड। सो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था, हो सकता आने वाले टाइम में इसको बहुत ज्यादा साइट किया जाएगा इस केस को। चलिए अपने अगली न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है इंडिया का नया हिट एंड रन लॉ। रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय न्याय संहिता में जो लॉ है हिट एंड रन का, उसको गवर्नमेंट ने चेंज किया है। पहले न्यूज पे आते हैं। न्यूज ये बोलता है कि ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सेक्शन 106, ध्यान रखिएगा ये सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 which imposes stringent punishment penalties for hit and run incidents. Protesters are calling for the withdrawal or amendment of the law, threatening a nationwide strike if not addressed. तो प्रोटेस्टर कह रहे हैं कि भाई इसको अगर नहीं हटाते हैं तो ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्टर का कंसर्न क्या है, कहाँ है इस लॉ को लेकर? तो इस लॉ को लेकर कंसर्न ये है कि ट्रांसपोर्टर्स आर वरीड अबाउट द हार्श पेनल्टीज ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल एंड 7 लाख फाइन फॉर द फ्लीइंग एक्सीडेंट सीन। देखिए ये उनका पहला कंसर्न कि 7 लाख रुपया और 10 साल की सजा। दूसरा, they argue that the law fails to consider factors like long driving hour, difficult roads and external factors like poor visibility. ये भी एक तरह के रीजंस हैं जिसके चलते कभी-कभी एक्सीडेंट होते हैं। थर्ड, there is a perception among drivers that they are often unjustly held responsible for accident. वो लोग यही सोचते हैं कि लोग रास्ते पे चलने वाले लोग अधिकतर ड्राइवर्स को ही रिस्पॉन्सिबल करते हैं। And drivers fear that the law could be misused, deterring people from the transport professions. मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोफेशन से बहुत लोग अपने आप को किनारा भी कर सकते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा फैक्टर है। अब थोड़ा समझ लेते हैं आखिर ये लॉ बोलता क्या है। देखिए लॉ ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, रेस मतलब स्पीड है और नेग्लिजेंस है, मतलब ध्यान रखिएगा सिर्फ स्पीड चलाने से नहीं होगा, उसके संग नेग्लिजेंस होना पड़ेगा। और इन दोनों के होते हुए अगर किसी पर्सन, कोई आदमी, कोई ड्राइवर, कोई गाड़ी वाला किसी पर्सन का एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करने के बाद वो भाग जाता है, ध्यान रखिएगा एक्सीडेंट करने के बाद वो भाग जाता है बिना पुलिस या हॉस्पिटल तक उस पर्सन को पहुंचाए, इस केस में उस पर्सन को लगभग 10 साल की सजा, 10 इयर्स ऑफ जेल एंड 7 लाख रुपीस की पेनल्टी, अप टू 7 लाख रुपीस की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अप टू 10 इयर्स का जेल एंड अप टू 7 लाख रुपीस की पेनल्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना। अप टू मतलब ये कोर्ट के विवेक के ऊपर में होता है कि कोर्ट उसको कितना सजा देता है और कितनी पेनल्टी डालता है। एक तो ये मैक्सिमम है। दूसरा, ध्यान रखिएगा यहां पर रेस और नेग्लिजेंस का कंसेप्ट दिया है, बट आखिर ये क्यों दिया गया है? ये देखिए रीजंस ये है, हम लोग रिसेंट पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर ड्राइवर किसी पर्सन को मार के घसीट के लगभग 10 किलोमीटर तक ले गया, फिर भी उसको पता नहीं चला और पता होने के बाद भी उसको वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। तो ये एक अमानवीय घटना होती है। इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई ड्राइवर उसके संग चलिए चलता है तो एक्सीडेंट होगा ही, ऑब्वियस बात है, हर दिन हर समय रास्ते में ही रहना है तो लोगों से या ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा, बट गाड़ी वो सही से चलाएं। और दूसरा कहा यह गया है कि अगर आपके संग आपका अगर कोई एक्सीडेंट होता है आपसे, अगर आप या तो पुलिस को या तो उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसको मेडिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं या पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो इस मात्र से ही आपके जो सजा जो है ये 10 साल और 7 लाख वाला जो मसला है वो कम हो जाएगा और वो लगभग नॉर्मल की तरह ट्रीट होगा जो पहले था। इट डजंट मीन कि आपको यही सजा मिलेगी। तो इसमें जस्ट उन इंसानों को, उन ड्राइवर को एक तरह से मानवीय बनाने की कोशिश की गई है कि आप मार के किसी को भागो मत, अगर वो आदमी बचने वाला होगा तो उसको बचाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा, ड्राइवर का कंसर्न भी सही है कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो लोग अगल बगल के पब्लिक होते हैं उनको ही कल्प्रिट सोचते हैं और उनको ही मारते हैं।
इस केस में अगर ड्राइवर भागता भी है तो भाग के कहीं दूर जाके वो पुलिस को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दे कि हमसे ये एक्सीडेंट हुआ है और वो पर्सन वहां पर है, ताकि अटेंशन जल्दी उसको मेडिकल फैसिलिटीज उस पर्सन को मिल सके। क्योंकि अगर इसने एक्सीडेंट किया तो उसको मालूम है कि कितना देर हुआ है, तो तब तक इसके इन्फॉर्म करने के बाद शायद हो सकता है कि वो जो बंदा बचने वाला होगा वो बच सकता है। तो इस लॉ में एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर देखा जाए तो, बट इसको थोड़ा बहुत हो सकता है या पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जा रहा हो या कुछ और भी हो सकता है इसके अंदर में। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, नीड ऑफ द लॉ क्या है, क्यों ये लॉ बनाए गए। एक्चुअली इंडियाज हाई रोड एक्सीडेंट फैटलिटीज एंड ग्लोबल इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट नेसेसिटेड स्ट्रिंजेंट लॉ। थोड़ा लॉ को स्ट्रिंजेंट करना जरूरी था क्योंकि इंडिया में जो रोड के एक्सीडेंट्स वो बहुत बढ़ रहे थे और बहुत ही अमानवीय घटना एक्सीडेंट हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग सुनाया जा रहा था कि मार के भाग जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं, ये भी एक रीजन हुआ था। हमने दिल्ली में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। दूसरा, द लॉ एम्स टू डिटर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की जो इंसिडेंट्स है उसको भी रोकने की बात कर रही थी। एंड इन्फोर्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑफेंडर्स टू रिपोर्ट एक्सीडेंट। आपके जो ऑफेंडर्स है उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है कि आप एटलीस्ट पुलिस को ये इन्फॉर्म करो या मेडिकल फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख की पेनल्टी होगी। इट इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन, इट इज द मैक्सिमम एंड इट इज ओनली ऑन दैट केसेस अगर आप रेस और नेग्लिजेंस से गाड़ी चला रहे हो और आपने अपना फर्ज नहीं निभाया, तब आपके ऊपर में ये पेनल्टीज रहेगी, ना कि इन नॉर्मल केसेस। क्योंकि एक्सीडेंट होना ही कोई मतलब ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट हो गया बट अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया, इसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी, तो आपके ऊपर में ये पेनल्टीज नहीं लगेगी। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन और क्लैरिफिकेशन क्या है, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ सेक्शन 106 क्लॉज 2 ऑफ द बीएनएस डज नॉट स्पेसिफाई ए 7 लाख फाइन। ये 7 लाख फाइन नहीं लिखता है उसमें, वो नॉर्मल रेट है। दूसरा, कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 161 ऑफ द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड्स कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन विक्टिम्स नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्राइवर्स। वो ड्राइवर नहीं देते हैं ये एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है जिसके चलते वो ड्राइवर्स के जो यूनियन है वो इसको कर रहे हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज भी होगा, नो डाउट, या पॉलिटिकल इसका कोई इशू भी क्रिएट किया जा रहा होगा ताकि ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया जा सके। सो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग द हिट एंड रन केसेस। चलिए अपने अगले केस न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है, देयर इज अ रिसेंट इंक्रीज इन मैरिजेस या ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन वेस्ट बंगाल। क्या है समझते हैं। The Lancet study highlights the ongoing challenge of child marriage in India, with significant prevalence in states like West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, and Maharashtra are noted for their high rate of child marriages, particularly among girls. Key finding क्या है Lancet की? The study reveals that 1 in 5 girls in India is married below the legal age, with notable disparities across state. West Bengal has seen a significant increase in child marriage, with over 5 lakh more girls married as children. अब चाइल्ड मैरिज से बच्चों के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। चाइल्ड मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एंड जेंडर बायस्ड वायलेंस एंड ए वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट, एंड द प्रैक्टिस हैज डेट्रिमेंटल इफेक्ट ऑन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एज एविडेंस्ड बाय इंसिडेंट लाइक इन्फेंट डेथ इन मुर्शिदाबाद। ठीक है, बच्चों में इन्फेंट डेथ हो रही है मुर्शिदाबाद रीजन में। उसके बाद पॉलिसी इंटरवेंशन इन वेस्ट बंगाल, कन्याश्री प्रकल्प स्कीम, ए कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम एम्ड एट encouraging education and discouraging child marriage among teenager girls. Ruposhri Prakalpa, a cash incentive scheme for the marriage of child, which sometimes counteracts the objective of the Kanyashri. And challenges क्या है in combating child marriage? एक तो increased school enrollment of girls in West Bengal has not translated into a reduction in child marriage rate. दूसरा, high literacy rate in certain districts have not led to a decrease in child marriage, indicating complex underlying factors. And third, migration patterns and some social norms contribute to the persistence of child marriage, with families marrying off daughters before migrating for work. मतलब काम में कहीं जाने से पहले ही पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को शादी दे देते हैं। तो ये भी एक रीजन है। तो these are few factors which is the main responsible for the child marriages in these states. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही, and please do follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video content. We have also started our UPSC and other state PCS foundation batches, both online and offline format. So if you are preparing for UPSC and other state PCS, please you can call in this number for free demo classes. Thanks for watching, and please do take care of yourself.